हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 को। इस वर्कशीट में हमारा थर्ड चैप्टर अणु तथा परमाणु, उसको हम जारी रखेंगे और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करेंगे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर को, जिसमें मोल क्या होता है, मोल का द्रव्यमान क्या होता है, ये सब कुछ हम इस आसान सी छोटी सी वर्कशीट में समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 85 यानी कार्यपत्रक संख्या 85 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट विषय साइंस विज्ञान है। आज की दिनांक रहेगी 12 फरवरी 2021। अणु और परमाणु हमारा चैप्टर है, जिसको हम रिवाइज करें, यानी इस चैप्टर को हम पहले पढ़ चुके हैं। जो आपकी वर्कशीट नंबर 17 थी, उसका कंटेंट लगभग ऐसा ही था जो इस वर्कशीट नंबर 85 में दिया गया है। सबसे पहले बात की गई मोल संकल्पना क्या होता है। एक मोल में 6.022 6.22 इंटू 10 की पावर 23, यानी हिंदी में कहें तो 6.022 गुणा 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। यानी एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल का अर्थ है कि इतने 6.022 गुणा 10 की पावर 23 इतने कण आते हैं एक मोल में। ओके, यह संख्या आवगाद्रो स्थिरांक भी कहलाती है। इसको आवगाद्रो हम नंबर भी कह सकते हैं, आवगाद्रो संख्या भी कह सकते हैं। तो मोल क्या है? एक मोल का अर्थ है कि इतने कण। ओके, अगर हमने कहा कि एक मोल अणु, तो इसका अर्थ है कितने? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कण हो गए। ओके, तो ये क्या है? एक इकाई है, किसी भी तत्व के कणों को मापने की इकाई है। मोल है क्या? मोल है कि किसी भी तत्व के जो कण होते हैं उनको मापने की इकाई होती है। और एक मोल में 6.022 गुणा 10 की पावर 23 तात्विक कण होते हैं। ओके, यानी कि कणों की संख्या होती है ये। और इस संख्या को हम आवगाद्रो स्थिरांक या आवगाद्रो संख्या भी कह सकते हैं। यह कण एक परमाणु, एक अणु, एक आयन अथवा एक इलेक्ट्रॉन या अथवा कणों का समूह हो सकते हैं। यानी कि एक परमाणु हो सकता है, एक अणु हो सकता है, एक आयन हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, या कणों का समूह हो सकता है। हम जैसे कहते हैं ना, इसमें आसान सा तरीका है कि जैसे हम 1 दर्जन बोलते हैं, अब 1 दर्जन केले भी हो सकते हैं ना, 1 दर्जन सेब भी हो सकते हैं, 1 दर्जन और कुछ भी तो हो सकता है। दर्जन का मतलब 12 है। तो यहाँ पे मोल का मतलब इतने कण है। ये कण किसी के भी हो सकते हैं, अणु के हो या परमाणु के हो या आयन के हो। भार की बात नहीं की गई है। किसकी बात की गई? संख्या की बात की गई। ओके, तो एक पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का एक मोल है, वो किसके बराबर होता है? इसका अर्थ होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 6.022 गुणा 10 की पावर 23 ये कणों की संख्या होती है। अब एक मोल परमाणु जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो 6.022 गुणा 10 की पावर 23, यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु के बराबर होगा। एक मोल अणु भी इतना ही होगा। यानी कि जो मोल है इसमें कणों की संख्या है वो हमेशा निश्चित होती है। जैसे अभी हमने किया कि 1 दर्जन केले हों या 1 दर्जन सेब हों या 1 दर्जन संतरे हों, दर्जन का मतलब तो 12 ही रहेगा, प्रोडक्ट बदल गया। तो ऐसे ही एक परमाणु हो या एक अणु हो, उनका वैल्यू है, कणों की संख्या है, वो इतनी ही रहेगी। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान हमेशा फिक्स रहता है। ओके, मोल का द्रव्यमान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि मोल का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? सापेक्ष जो परमाणु है या अणु का द्रव्यमान है उसके बराबर होता है। ओके, तो यहाँ पे हमने समझा ना मोल क्या है। मोल कणों को मापने की एक इकाई होती है। और एक मोल किसके बराबर होता है? 6.022 गुणा 10 की पावर 23, यानी कि इतने कणों के बराबर होता है। और इसको आवगाद्रो स्थिरांक या आवगाद्रो क्या बोलते हैं? संख्या भी कह सकते हैं। समझ में आया ना? इसमें जो हमें क्या याद रखना है, आपका इस बार MCQ काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमें याद रखना है कि एक मोल कितने कणों की संख्या के बराबर होता है। तो ये आपके 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, पूछा नहीं जा सकता, पूछा जाएगा श्योर। तो इसको याद रखना है। तो इतना समझ लिया हमने। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मोल द्रव्यमान क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। बस इतना ही है इस वर्कशीट में, ज्यादा कुछ है नहीं। यहां पे दिया गया मोलर द्रव्यमान। ओके, यानी कि मोल हमने समझा। उसके बाद मोलर द्रव्यमान क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों के
द्रव्यमान का योग है वो मोलर द्रव्यमान होता है। यानी कि किसी भी पदार्थ है उसके 1 मोल जो कण है, 1 मोल कण हो गए ना, कितने हो गए 6.022022 गुणा 10 की पावर 23, इतना ही था ना। तो उसके कणों को अगर हम योग कर दें, उनके द्रव्यमान को योग कर दें तो हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। सिंपल सी बात है भाई, अगर 1 मोल है उसमें जितने भी कण हैं उन सब के अगर वो द्रव्यमान है उसको हम जोड़ देंगे तो मोलर द्रव्यमान ही कहलाएगा वो। ओके, और इसे जो कैपिटल एम है, बड़ा एम है, उससे प्रदर्शित किया जाता है। अब मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल एम है, इसको कैसे निकालते हैं? 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान, यानी कि 1 मोल पदार्थ कणों का द्रव्यमान निकालेंगे। इसका अर्थ है 1 मोल पदार्थ कितने होते हैं? 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों का द्रव्यमान होता है। ओके, तो मोलों की संख्या n या मोलर द्रव्यमान m में संबंध होता है। क्या संबंध होता है? ये यहाँ पर सही नहीं दिया गया, करेक्शन करनी है आपने। यहाँ पर होना चाहिए मोलों की संख्या। मोलों की संख्या यानी कि m जो होता है वो बराबर होता है m, जो स्मॉल m दिया गया है, भाग किससे करते हैं? मोलर द्रव्यमान से हम भाग करते हैं। ओके, तो ये हो गया मोलर द्रव्यमान क्या होता है। यानी कि 1 मोल में जितने भी कण हैं उनका जो द्रव्यमान का जोड़ कर देंगे, योग कर देंगे, उसे हम मोलर द्रव्यमान कहेंगे और इसे m से हम शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? अब इसमें तीसरा जो पार्ट दिया गया वर्कशीट में, कुछ इंपॉर्टेंट हमें फॉर्मूले दिए गए। पहला है मोल की संख्या, यानी कि स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर हमें निकालना है तो पहला फॉर्मूला ये होता है कि दिया गया जो द्रव्यमान है उसको हम डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे मोलर द्रव्यमान यानी कि कैपिटल M से। ओके, उसके बाद दूसरा है कि मोल की संख्या हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, कणों की अगर संख्या दी गई है, द्रव्यमान की बजाय कणों की संख्या दी गई और उसको हम भाग देंगे किसी अवगाद्रो स्थिरांक से, यानी कि n जो कैपिटल N हो गया कणों की संख्या और n नोट हो गया अवगाद्रो स्थिरांक या अवगाद्रो जो नंबर्स है। और तीसरा जो सूत्र उसमें दिया गया कि ये जो ऊपर बात की गई थी और ये जो नीचे बात की गई, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि एक ही बात है, हम मोलों की संख्या ही ज्ञात करें ना। ओके, तो हमें ये पहला और दूसरा सूत्र है वो ध्यान से अच्छे से समझना है कि मोल की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। दिया गया द्रव्यमान हो तो हम मोलर द्रव्यमान से इसको भाग करना है, निकल जाएगी मोल की संख्या। दूसरा, अगर कणों की संख्या दी गई है तो अवगाद्रो स्थिरांक से भाग देंगे, निकल जाएगी मोल की संख्या। ओके, समझ में आ गया ना? मोलर द्रव्यमान क्या है, मोल क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, और ये सूत्र हो गए 2 सूत्र। अब हमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए। अब यहाँ पर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी वर्कशीट हो जाएगी, क्योंकि जिनका मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, उन्हीं सूत्रों को, उन्हीं फॉर्मूलों को यूज करना है। यहाँ पे दिया गया पहला जो एग्जाम्पल दिया गया 88 यानी कि 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में कणों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो इसमें दिया गया द्रव्यमान कितना है? m जो दिया गया, पहले ही दिया गया ना, 88 ग्राम है। मोलर द्रव्यमान m है, वो कैसे निकालेंगे कि इसमें C का द्रव्यमान होगा, C का द्रव्यमान होता है 12, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, CO2 है, तो ऑक्सीजन में 2 परमाणु होते हैं, 2 एटम्स होते हैं ना, और उसमें फिर O का द्रव्यमान उससे गुणा करेंगे तो O का द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का 16, तो 16 को 2 से करेंगे तो 32 हो गया ना, 32 हो गया, और 12 से इसको प्लस कर देंगे, 44 आ गया हमारा मोलर द्रव्यमान, आ गया ना। अब इसको हम सूत्र में रख देंगे, N = M डिवाइडेड बाय M, यानी कि M को हम मोलर द्रव्यमान से भाग देंगे। M हमारा 88 है, दिया गया द्रव्यमान 88 है ना, और मोलर द्रव्यमान है वो हमारा आ गया 44, भाग दे दिया, 2 मोल हो गए। अब 2 मोल है तो सिंपल सी बात है, 2 मोल की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23 होती है ना, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे, कर दोगे ना, इतना बस हो गया 12.044 इंटू 10⁻23। तो सिंपल सा है, हमने फॉर्मूला तो वही लगाया है। ओके, फॉर्मूला तो हमने वही लगाया है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने मोलर द्रव्यमान को पहले निकाला है। तो मोलर द्रव्यमान में क्या करना होता है, हमें जो भी एलिमेंट होता है, तत्व होता है, एटम होता है, जो भी हमें दिया होता है उसका हमें द्रव्यमान लिखना होता है, और उसमें जितने परमाणु होते हैं उससे उसको गुणा करना होता है, उनको आपस में जोड़ देते हैं तो हमें मोलर द्रव्यमान मिल जाता है। मोलर द्रव्यमान यही तो होता है, यानी कि मोल में जो भी परमाणु है उन या कण है उनकी संख्या का, उनकी जो संख्या उनके द्रव्यमान का योग होता है ये। क्लियर? अब हम सेकंड जो देख लेते हैं, एग्जाम्पल दिया गया, इसमें दिया गया 8 ग्राम हीलियम, जो हीलियम दी गई गैस, उसमें परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है।
तो 1 मोल हीलियम यानी कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम हो गए। अब 4 ग्राम है हीलियम, वो होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होगा। अब 8 ग्राम हीलियम है, उसका निकालना हमें। तो इसमें हमने ये तो रखा पावर, तो हमने 4 को नीचे डिवाइड करेंगे और 8 को इससे गुणा करेंगे ना। तो यहाँ पे 8 लिखा हमने और यहाँ पे लिखा हमने 4, इसको हमने कट कर दिया, ये आ गया 2, यानी कि इसको 2 से हम गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, जितना कि यहाँ पर आया था वही आ गया। सिंपल सी कैलकुलेशन है। ओके, अब हमें थर्ड एग्जांपल दिया गया 0.5 मोल N2 गैस का यानी कि नाइट्रोजन गैस का द्रव्यमान हमें निकालना है। ओके, 0.5 मोल नाइट्रोजन गैस है, उसका द्रव्यमान निकालना है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 होता है और इसमें अणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, 14 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 दिए गए ना, तो यहाँ पर 28 यूनिट हो गया। और 1 मोल अणु गैस कैसे करेंगे, हम 28 को 0.5 से गुणा कर देंगे तो ये 14 ग्राम आ गया। क्लियर। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा हो सकता है कि आप टेढ़े मेढ़े हो जाएं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। आज की इस वर्कशीट में हमें 5 इजी क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, एक मोल और मोलर द्रव्यमान को परिभाषित करना है। वर्कशीट में दिया गया, एज इट इज हम लैंग्वेज को उठाएंगे। मोल क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल में कणों, चाहे वो अणु हो, परमाणु हो या आयन की संख्या एक निश्चित संख्या होती है। तो मोल क्या है, एक इकाई होती है, कणों की संख्या को मापने की इकाई होती है। और किसी भी जो पदार्थ है उसके मोल में कणों की संख्या एक बराबर होगी और यह संख्या आवगाद्रो स्थिरांक कहलाती है। 1 मोल की जो वैल्यू होती है यानी कणों की संख्या होती है वो होती है 6.002 गुणा 10 की पावर 23 कणों की संख्या होती है। 6.022 गुणा 10 की पावर 23 कणों की संख्या होती है। ओके, ये मोल होता है। मोल क्या है, किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या, अगर एक लाइन में लिख दोगे ना तो भी चलेगा, किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या है वो मोल कहलाती है। और ये जो कणों की संख्या है, 1 मोल में कणों की संख्या इतनी होती है। अब मोलर द्रव्यमान क्या, ये भी हमें बताना है। किसी भी पदार्थ के मोल कणों के, किसी भी पदार्थ है उसके जितने भी मोल कण हैं उसके द्रव्यमान का अगर योग कर देंगे तो वो मोलर द्रव्यमान होगा और इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया गया, सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया 8 मोल ऑक्सीजन गैस का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं, मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या, यानी कि कैपिटल M गुणा N, ऐसे होगा। अब M हमें कैलकुलेट कर लेते हैं। O2 है ना, तो इसमें जो द्रव्यमान होता है ऑक्सीजन का मास जो होता है वो 16 होता है और इसमें 2 एटम्स दिए गए, तो 16 को 2 से हम गुणा करेंगे, 32 आ गया हमारे पास। ओके, और अब हम फॉर्मूले में इसमें रख देंगे तो हमारे पास मोलर द्रव्यमान तो 32 हो गया और हमें 8 मोल से गुणा करना है। ओके, गुणा कर दिया, 256 आ गया, 256 हमारा आंसर मिल गया। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन करनी है, आज सारी ही कैलकुलेशन है हमारी टोटल। 2.8 ग्राम लोहे में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है और हमें मास दिया गया है 54 यूनिट। तो आसान हो गया मास दे करके परमाणुओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए दिया गया द्रव्यमान भाग देंगे हम मोलर द्रव्यमान से और N0 से हम गुणा करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 2.8 दिया गया द्रव्यमान है। क्लियर। और हमें मास दिया गया है, जो मोलर द्रव्यमान हो गया वो है 54 और N0 जो दिया गया है वो हमारा होगा 6.022 और इंटू 10 की पावर 23, यानी कि 6.022 को गुणा 10 की पावर 23, इनको हम गुणा कर देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे और कैलकुलेशन जो की हमें मिला 0.31 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु, ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया। फोर्थ क्वेश्चन है 5 मोल दिए गए क्लोरीन का, यानी 5 मोल क्लोरीन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है। ओके, तो मैंने शॉर्टकट में आपको दिया कि द्रव्यमान है उसको कैसे निकालेंगे, मोलर द्रव्यमान गुणा मोलों की संख्या। तो मोलर द्रव्यमान है वो होता है 35.5 होगा और हमें दिया गया है यहाँ पर मोलों की संख्या वो 5 दी गई है। क्लोरीन का मोलर जो द्रव्यमान है वो 35.5 होगा। ओके, और 5 हो गया हमारा मोलों की संख्या, इनको गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया 177.5 ग्राम, ये हमारा आंसर हो गया।
उसके बाद फिफ्थ दिया गया, मैंने सीधा कैलकुलेशन किया 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग कि किस में अधिक परमाणु होता है। तो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 100 ग्राम नाइट्रोजन गैस या फिर 100 ग्राम अमोनिया NH3 में, तो यहाँ पे एटम्स हमें सीधे विजिबल हो रहे हैं, तो इस बेस पर हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम अमोनिया में परमाणु अधिक हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो थोड़ी आसान थी, थोड़ी आसान नहीं थी। उम्मीद करता हूँ फिर भी आपको ठीक से समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।